Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macroeconomics। देखिए आज के हमारे इस सेशन में हम नेशनल इनकम को मेजर करने के थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे विच इज़ दी एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि क्या होती है। एक्सपेंडिचर मेथड इज़ दी मेथड which measures final expenditure on gross domestic product at market prices ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो देखो अब आपको यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ से ही क्लियर हो रहा है कि जो हम इस मेथड को यूज़ कर कर नेशनल इनकम निकालेंगे वो कौन सी निकलेगी, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम निकलेगी। दैट इज़ वो निकलेगी GDP एट MP। तो GDP एट MP जो है वो हम किस पर मेजर करते हैं? वैसे तो हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से कि हमने जो फाइनल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की उसी को मेजर करना होता है। तो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो भी हमें यही बात कह रहा है कि हमने फाइनल एक्सपेंडिचर जो है उसे मेजर करना है, जो कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हो रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हमने एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान कंसीडर करना है। अब फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ GDP एट MP लिखकर बता दिया गया है। अब ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर वर्ड यहाँ लिखा गया है ये होता क्या है? देखिए, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल के दौरान जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसी को हम फाइनल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो ये उभर कर आती है कि भाई क्या कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर है या नहीं है, मीन्स वो फाइनल है या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई फाइनल है या मध्यवर्ती है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिमांड, कि किस चीज़ के लिए उस प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है। अगर तो फाइनल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है तो दैट मीन्स वो फाइनल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर उसे एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है डिमांड, तो उसे हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहेंगे। चलिए रीड करते हैं। इफ एन एंटरप्राइज uses the goods purchased from other enterprises for resale or as a raw material, the expenditure on such goods will be intermediate expenditure। देखो, रीसेल करने के लिए रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा गया है तो दैट मीन्स वो उस एंटरप्राइज का जिसने खरीदा है क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ऑन दी अदर हैंड, इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फॉर फाइनल कंजम्पशन, या जिसे बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि वो उसकी कैपिटल बना रहा है ना, वो उसके लिए एसेट बनने का काम कर रहा है ना, तो इसलिए सच एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ऑन देम इज फाइनल एक्सपेंडिचर। इन दिस मेथड फाइनल एक्सपेंडिचर अलोन इज कंसीडर्ड, क्योंकि हमें जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग करनी होती है तब हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कंसीडर नहीं करते होते हैं। तो इसी वजह से इस मेथड में हमने फाइनल एक्सपेंडिचर को ही कंसीडर करना होता है। अब एक और पॉइंट जो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बनता है वो आपको यहाँ बता रखा है कि भारत में, इंडिया में ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसे बेसिकली जो सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। अब देखते हैं व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सपेंडिचर मेथड। देखो, जैसे हमने अर्लियर 2 मेथड्स जब किए थे तब हमारे पास आता था कि भाई कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई करो, मतलब वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। अब इसमें भी ऐसा कुछ ही है, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंडिचर मेथड है तो ये है कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो एक्सपेंडिचर करते हैं। तो एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर दी वेरियस इकोनॉमिक यूनिट्स या एंटिटीज जो कि फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स विच इनकर फाइनल एक्सपेंडिचर इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। क्यों? क्योंकि हमने वो डी डोमेस्टिक को दिमाग में रखना है, तो इसलिए
हमारे देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी भी इकोनॉमिक एंटिटीज़ के द्वारा फाइनल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है हम उसे यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो उन्हें हम ब्रॉडली कौन कौन से ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, ये तो हम स्टार्टिंग से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ते आ रहे हैं। हमें पता है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है प्रोड्यूसर सेक्टर, एक है गवर्नमेंट सेक्टर और एक है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, और हम कई बार बैंकिंग सेक्टर को भी कंसीडर कर लेते होते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये 4 सेक्टर्स को ही कंसीडर किया जाता है। अब देखो क्या है, अब जो स्टेप 2 है उसमें है हमने क्लासीफाई करना है फाइनल एक्सपेंडिचर को कि कौन कौन सा फाइनल एक्सपेंडिचर हो सकता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, final expenditure is to be treated as the sum total of expenditure on the goods and services produced within the domestic territory of a country within 1 year। तो वही मीनिंग है, सिर्फ घुमा फिरा के लिखा हुआ है कि 1 साल के ही अंतर्गत है, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत है, जितने भी फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस की जा रही है उसका सम टोटल ही क्या कहलाया जाता है, फाइनल एक्सपेंडिचर। द वैल्यू ऑफ दिस टोटल शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ GDP एट MP। द फाइनल एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब देखो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एक ये थर्ड पॉइंट अलग से है नेट एक्सपोर्ट्स का, जिसे यहाँ पर इंक्लूड कर कर ही लिखा हुआ है। इसे डायग्रामेटिकली अलग अलग प्रेजेंट किया हुआ है लेकिन यहाँ पर बीच में इंक्लूड कर कर है। देखो ये है क्या, देखो जब भी कोई बंदा एक्सपेंडिचर करता है तो वो या तो कंजम्पशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च करता है या फिर वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। अब जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्या है, देखो इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को दिमाग में रखते हुए आपको 2 तरीके से इसकी डिवीजन बता दी कि एक तो जो प्राइवेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बन जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बन जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसमें देखो क्या क्या है। इसमें सबसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कितनी एसेट्स फॉर्म हो रही हैं हमारे देश में, तो उसे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। एक है कि फिक्स्ड कैपिटल नहीं है लेकिन हमारा जैसे स्टॉक है जो कि फिक्स्ड की कैटेगरी में नहीं कवर होता, करंट की कैटेगरी में कवर हो जाता है, तो चेंज इन स्टॉक या जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और जो थर्ड पॉइंट बनता है वो बनता है नेट एक्सपोर्ट्स का। तो अब हमने और कुछ नहीं, हमने ये फाइनल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर मेथड में इन्हीं सब को डिटेल में स्टडी करना है कि ये सब कुछ होता क्या है। अब देखो आपको क्या बता रखा है कि जब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमें ये पॉइंट दिख रहा है, एंड चेंज इन स्टॉक, ये वाला पॉइंट जो हमें बी पॉइंट दिख रहा है, जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास निकल कर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कि दोनों को ही इंक्लूड कर लिया जाता है, तब ये फिक्स्ड वर्ड हट जाता होता है। चलिए अब देखते हैं इनकी आगे एक्सप्लेनेशन। देखिए इनकी एक्सप्लेनेशन को एक अलग से स्टेप में कवर किया गया है, स्टेप नंबर 3 में, जिसमें मेजरमेंट की बात की गई है कि ये फाइनल एक्सपेंडिचर को मेजर कैसे किया जाता है। सो द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, जो कि हमने अभी अभी देखे। सो वी रिक्वायर 2 टाइप्स ऑफ डेटा फॉर दिस पर्पस, क्योंकि जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, मतलब व्हेनेवर अ पर्सन बाइज समथिंग या इन्वेस्ट इन समथिंग, वो उसकी रिटेल प्राइसेस पर ही उसे खरीदता या इन्वेस्ट करता है ना उसमें पैसा, तो इसलिए वी रिक्वायर 2 टाइप्स ऑफ डेटा फॉर दिस पर्पस। फर्स्ट वन इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल इन द मार्केट,
सेकेंड वन इज रिटेल प्राइसेस। देखो जब भी कोई इंडिविजुअल कोई एक्सपेंडिचर करता है या हम अगर सिंपल भाषा में कहें कि कुछ खरीदता है तो वो उसे उसके रिटेल प्राइसेस पर ही खरीदता है ना। जैसे हम अगर रिटेलर से जाकर कुछ खरीदते हैं, शॉपकीपर से जाकर कुछ खरीदते हैं तो वो हमसे रिटेल प्राइसेस ही चार्ज करता है ना, होलसेल प्राइसेस थोड़ी ना चार्ज करता है हमसे। तो यहाँ पर यही बात है कि टोटल वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी की बात की जा रही है इस फर्स्ट पॉइंट में, और इस सेकेंड पॉइंट में प्राइस की बात की जा रही है। जब क्वांटिटी को रिटेल प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास फाइनल एक्सपेंडिचर निकल आएगा। तो अब इन दोनों की मदद से ही हम आगे ये कंपोनेंट्स मेजर करेंगे, देखेंगे कि इनमें क्या क्या कवर किया जाता है। देखो फर्स्ट पॉइंट हमने फर्स्ट सेग्रीगेशन जो देखी थी वो थी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक और बात मैं आपको यहाँ पर याद दिलवा दूँ। देखो जब हम ये तो हम अभी कर रहे हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें यही बातें लिखी हुई आएंगी। ये जो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स हमें दे रखी है ना, हमें यही लिखी हुई दिखेंगी। तो इसलिए उस वक्त प्लस माइनस करना काफ़ी आसान रहेगा, लेकिन थ्योरेटिकली इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमें क्या है। हम ये पढ़ चुके हैं कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है और एक आता है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? टू मेजर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वॉल्यूम ऑफ फाइनल सेल्स ऑफ, देखो लेनी तो फाइनल सेल ही है, इंटरमीडिएट नहीं लेनी है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल सेल ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, non-durable goods and services to the consumer household and non-profit institutions serving households is multiplied by retail prices। तो वही बात होगी ना जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि क्वांटिटी है उसे हम रिटेल प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेंडिचर निकल आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हम सिर्फ प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो इसीलिए आपको बोला है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर और जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हाउस होल्ड सेक्टर को सर्व कर रही हैं, उनके द्वारा जो फाइनल सेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा किया जाता है, जब उसे रिटेल प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, फाइनली खर्चा निकाल लिया जाता है, तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाता है। द डायरेक्ट परचेज ऑफ नॉन रेजिडेंट हाउस होल्ड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट इज डिडक्टेड फ्रॉम इट एंड द डायरेक्ट परचेज ऑफ रेजिडेंट हाउस होल्ड्स मेड अब्रॉड आर एडेड। मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंट, मतलब जो हमारे देश का NRI, हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से NRI बन रहा है, नॉन रेजिडेंट बन रहा है, अगर वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में कोई डायरेक्ट परचेज कर रहा है तो उसे डिडक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे देश का जो हाउस होल्ड है, रेजिडेंट है, अगर वो कोई डायरेक्ट परचेज अब्रॉड में कर रहा है तो उसे ऐड कर दिया जाता है। एंड रिमेंबर दिस इज़ नॉट NFIA, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, क्योंकि वो तो आप काम कर रहे हो तो आपको बदले में इनकम मिल रही है ना। यहाँ पर तो एक्सपेंडिचर है कि यहाँ पर कोई नॉन रेजिडेंट हमारे यहाँ पर खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। यहाँ पर है कि हमारा बंदा जो है वो कोई बाहर अब्रॉड खरीद रहा है। तो ये NFIA से कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। अब देखो, अब आपको आगे क्या कह रहे हैं कि जब ये इफेक्ट भी निकाल दिया जाता है तो द रिजल्टेंट फिगर विल बी इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो हमारे पास उभर कर आएगी फिगर फाइनली, वो हमारी बनेगी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो आपको क्या क्या बताते हैं। इन इट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैन हाउसेज प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर बाय द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक मार्केट। मतलब इसमें हाउसेस को छोड़कर बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो कि विद इन दी डोमेस्टिक मार्केट प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस के द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है करंट ईयर के दौरान, उसे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज रिसीव्ड इन काइंड, दैट मीन्स नॉन कैश की फॉर्म में, मतलब कैश की फॉर्म में अगर
वेजेस एंड सैलरीज नहीं, अपार्ट फ्रॉम कैश अगर मिल रही हैं तो वो इंक्लूड की जाएंगी यहाँ पर। देन है नेट गिफ्ट्स रिसीव्ड इन काइंड, बिल्कुल वही सेम वही कंसेप्ट, बस नेट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो कंज्यूमर हाउस के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं माइनस कर दिया जाएगा जो उनके द्वारा रिसीव किए जा रहे हैं, तो नेट के कितने गिफ्ट्स बन रहे हैं, तो इसलिए गिफ्ट्स ऑफर्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड माइनस गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स। नेक्स्ट इज डायरेक्ट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेजिडेंट हाउसहोल्ड जो था वो कंज्यूमर हाउसहोल्ड ही था, जो हमें यहाँ बता दिया गया था ऑलरेडी। देन इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड हाउसेज एंड वेजेस पेड टू दी सर्वेंट्स, तो वो भी एक्सपेंडिचर है एक तरीके से। अच्छा, सेल्फ ओन्ड हाउसेज मतलब जिनमें हम खुद रह रहे हैं, उनका हिंदी मीडियम वालों के लिए आरोपित किराया, इम्प्यूटेड रेंट। देखो हर एक हाउस की कुछ ना कुछ रेंटल वैल्यू तो होती है, तो वो रेंटल वैल्यू भी इंक्लूड की जाती है। इसका मतलब ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि आपका खुद का घर है, आप खुद घर में रह रहे हो, ठीक है, लेकिन बाय चांस मान लो कि अगर वो आपका खुद का घर नहीं होता, आपको रेंट पर घर लेकर रहना पड़ता, तो आप वो रेंटल वैल्यू पे करते ना, तो वो इम्प्यूटेड वैल्यू जो है, वो जो इम्प्यूटेड रेंट वाली वैल्यू है सेल्फ ओन्ड हाउसेज की, उसे इंक्लूड किया जाता है। लास्ट इज purchase of goods and services produced in the current year and compensation of employees by the non-profit institutions rendering services to household। ये कंसेप्ट हमने ऊपर देख लिया था, तो इनके द्वारा ये एक्सपेंडिचर होगा, ये खर्चा होगा, तो इसीलिए इन सब आइटम्स को जो हमने अभी अभी यहाँ पढ़ी हैं, इन्हें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए इंक्लूड कर लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है। टू मेजर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू दी गवर्नमेंट बाय द एंटरप्राइज इज मल्टीप्लाइड बाय रिटेल प्राइजेस, सेम वही कंसेप्ट, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइजेस वाला। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय द गवर्नमेंट इज एडेड, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा है। बिल्कुल सेम वही परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड इज ऑल्सो एडेड, कि अगर कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में परचेज किया गया है तो उसे यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब देखिए, अब आपको ना एक और कंसेप्ट दे रखा है नोट, ये क्या है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनल कंजम्पशन। देखो कई बार प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी तो प्रोडक्शन करते ही हैं ना, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं जिन्हें उन्होंने खुद कंज्यूम करना होता है, तो वो भी तो फाइनल कंजम्पशन का, बिकॉज फाइनली वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए उसे फाइनल कंजम्पशन का हिस्सा माना जाता है। सो द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड with the prices prevailing in the neighborhood market of the producer। तो उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, उन प्राइजेस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो जो बंदा खुद अपने लिए अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपनी ही फैक्ट्री में से अगर वो कुछ यूज़ कर रहा है मान लो, ठीक है, तो वो तो कहेगा ना कि ये तो मैंने इतने में तैयार की है, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही चार्ज करता है ना, वो उसे रिटेल प्राइस के हिसाब से तो नहीं चार्ज करता। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि खुद की जितनी की वो कॉस्ट पड़ रही है उस प्राइस पर नहीं, उसकी नेबरहुड मार्केट में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस प्राइजेस पर प्रिवेल कर रहा है, उसके क्या प्राइजेस प्रिवेल कर रहे हैं, उस पर उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एंड ऑल्सो द इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेज इज इंक्लूडेड इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन दी डोमेस्टिक मार्केट, जो कि हम ऑलरेडी पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी। देखिए ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, इसके फाइनल्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारा सेशन बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं एक बार यहीं पर वाइंड अप करना चाहूँगी, और नेक्स्ट के जो भी इसके क्लासिफिकेशंस हैं और जो भी इनकी हैं वो नेक्स्ट सेशन में कवर अप करना चाहूँगी। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो काइंडली जल्दी से जुड़ जाइए।
वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना एंड अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।